वेल बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल शिफ्ट के बारे में बात किया। देखिए, एक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है जिसमें इन हाइड्रोजन्स रेड कलर से जो लिखे गए इनकी केमिकल शिफ्ट पोजीशन ये दी गई है ग्राफ में। तो दो तरीके हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं और दूसरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। केमिकल शिफ्ट डेल्टा स्केल, ये डेल्टा किसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं? CH3 के लिए। ये रेड कलर के जो हाइड्रोजन्स हैं, ये जो रेड कलर की पीक दिखाई गई है, तो इसका फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दी गई है 194 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय माइनस, हम लोग इसको कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं resonance frequency of this hydrogen means 194 minus of TMS 0 divided by this value, it is in the hertz, और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रोमीटर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 60 मेगाहर्ट्ज। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 into 10 to the power 6 hertz multiplied by 10 to the power 6। ये मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं जिससे कि ppm में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 3.23 ppm। तो इस तरीके से आप केमिकल शिफ्ट को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट स्पेक्ट्रम पे रीड भी कर सकते हैं। हालांकि स्पेक्ट्रोमीटर ऑलरेडी ये सारी चीजें रीड करके, लिख करके देता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो ये हमें आना चाहिए अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरीके से आप देखिए, ये जो ग्रीन कलर के हाइड्रोजन्स हैं, इनकी अगर केमिकल शिफ्ट देखी जाए तो केमिकल शिफ्ट डेल्टा ऑफ CH2 प्रोटॉन्स, दिस इज इक्वल टू, तो कितना इन्होंने दिया हुआ? 265 हर्ट्ज। तो 265 माइनस 0 फॉर TMS हर्ट्ज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर, दिस इज 10 पावर 6 हर्ट्ज इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये आपको मिल जाएगा 4.40 ppm। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोग केमिकल शिफ्ट पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्रोटॉन के लिए, राइट। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे हाउ मेनी एब्जॉर्प्शंस, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में कितने तरीके के एब्जॉर्प्शंस हो सकते हैं, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो हाउ मेनी absorptions in the spectrum, राइट। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, उसमें कितने तरीके के एब्जॉर्प्शंस हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ इंपेरिकल रूल आप लोगों को बता रहा हूं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, राइट। हालांकि एग्जैक्ट स्पेक्ट्रम को बताने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और ये हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी हम लोग मॉलिक्यूल्स के ऊपर इसको करेंगे। बट एक कुछ इंपेरिकल रूल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उनको फॉलो करना जरूरी है। ये एटलीस्ट ये बेसिक इतना तो सबको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक एग्जाम्पल है तो हम लोग उसमें देखेंगे क्या स्पेशल पॉइंट्स या क्या स्पेशल थियरी और हम लोग ऐड करेंगे। बट ये जनरल पॉइंट्स हैं और इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पोजीशंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, ठीक है बच्चों, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट
नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अगर केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं तो दे हैव डिफरेंट केमिकल शिफ्ट, डिफरेंट शिफ्ट, राइट, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट। अब बच्चों यहां पर एक समस्या आपके लिए हो सकती है कि आप मॉलिक्यूल में केमिकली इक्विवेलेंट एंड केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कैसे फाइंड आउट करें। तो केमिकली इक्विवेलेंट या केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट मेथड है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के लिए आ गया, हाउ टू डिटरमाइन केमिकली इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो बच्चों ये बताने के लिए कि भाई कोई प्रोटॉन केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, क्या मेथड, तो बेस्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ लेकर के बताता हूँ क्या मेथड है। आप क्या करो कि एक कोई मॉलिक्यूल ले लो, मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल हमने ले लिया, कौन सा मॉलिक्यूल है ये बच्चों, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में हम लोग क्या करें कि कोई 3 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, किसी एक कोई भी ग्रुप हम लोग ले सकते हैं। ये मैं आपको सिखा रहा हूं पहले नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन फाइंड आउट करने के लिए। तो आप कोई भी एक ग्रुप ले लीजिए, मान लेते हैं हमने वो ग्रुप ले लिया है, यहाँ पर कुछ भी आप ले सकते हैं, मान लेते हैं हमने ले लिया है क्लोरीन, ठीक है। अब यहां से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे क्लोरीन लगाइए एक कार्बन पे, तो यहां पर हमने लगा दिया एक क्लोरीन, फिर इसी तरीके से दूसरे कार्बन, जितने भी कार्बन हैं सब पे आप लगाते जाइए। ऐसे 1-2 एग्जांपल आप करेंगे तो सीख जाएंगे। तो यहां पर लगाइए तो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये यहां पर क्लोरीन लग गया, फिर इस कार्बन पे लगाइए तीसरा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, 3 क्लोरीन को, तीनों कार्बन पर एक एक बार क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करके लगा दिया। अब क्या करिए, कैसे पता चलेंगे कि इसमें ये कौन से केमिकली इक्विवेलेंट है, कौन से केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये है। अब आप क्या करें, इनका आईयूपीएसी नेम लें, तो ये होगा, इसका आईयूपीएसी नेम होगा 1, 2, 3, 1 क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 2 क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। और इसका जब नाम लिखो तो अब नंबरिंग यहां से शुरू हो जाएगी 1, 2, 3, अगेन इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये कार्बन और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 C3, ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट, और कार्बन नंबर 1 एंड 2 या कार्बन नंबर 2 एंड 3, ठीक है, कार्बन नंबर C1 एंड C2 और C2 C3, C2 एंड C3, ये केमिकली नॉन इक्विवेलेंट, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब यह है कि बेस्ट मेथड आपके पास केमिकली इक्विवेलेंट और केमिकली नॉन इक्विवेलेंट देखने का है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप क्या करिए, कोई भी एक ग्रुप ले लीजिए, हमने ये ग्रुप लिया यहाँ पर क्लोरीन, हमने क्या किया, इस क्लोरीन से इसको सब्स्टिट्यूट किया, एक एक हाइड्रोजन को, 3 कंपाउंड्स हमने हमारे बने डिफरेंट, और इसके आईयूपीएसी नेम हमने लिख दिए। अगर आईयूपीएसी नेम सेम है तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या माने जाएंगे, सेम, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है, यानी ये दोनों कार्बन नंबर 1 एंड 3 ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है, और ये इन दोनों से अलग है। तो इस तरीके से केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन इसमें 2 और 3, तो क्या लिखा हमने यहाँ पे, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैव डिफरेंट शिफ्ट। इसका मतलब ये हुआ C2C3, मतलब C2C3 अगर हम लोग फिर से जो है इसका स्ट्रक्चर
बनाए और इस हाइड्रोजन को देखें, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और ये 3 हाइड्रोजन है, तो और ये 2 हाइड्रोजन ये है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन या इसकी और इसकी ये डिफरेंट केमिकल शिफ्ट होगी, ये है डिफरेंट शिफ्ट, ठीक है बच्चों। तो क्यों? क्योंकि ये दोनों केमिकली क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है। तो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन के से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन है या केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन जो है वो क्या होंगे, डिफरेंट केमिकल शिफ्ट देंगे एनएमआर स्पेक्ट्रम में, यानी ये अलग अलग पोजीशंस पे पीक देंगे, यानी इसकी पीक और इसकी पीक अलग अलग पोजीशंस पे आएगी। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट है बच्चों, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट अगर आपके पास प्रोटॉन्स हैं तो उनकी शिफ्ट या उनकी पीक्स अलग अलग आएंगी। दूसरा पॉइंट, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन अगर केमिकली इक्विवेलेंट है, केमिकली इक्विवेलेंट protons have identical shift, right? But remember, ये बात हमेशा ट्रू नहीं हो सकती, बिकॉज हम लोगों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबको पता है आइसोमर्स भी बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के आइसोमर्स हम लोगों के पास हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये बात हमेशा ट्रू नहीं है, हैव आइडेंटिकल शिफ्ट ये हमेशा ट्रू नहीं है, ओके। तो बट इन प्रिंसिपल ये हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये अलग केमिकली इक्विवेलेंट है तो इनकी शिफ्ट एक ही जगह पे आनी चाहिए, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। अब इसमें भी कुछ सब कंडीशंस मैं आपको बताता हूं। पहली सब कंडीशन ये है कि अगर कहीं पर भी किसी भी मॉलिक्यूल में होमोट्रॉपिक है, प्रोटॉन्स अगर होमोट्रॉपिक है तो ऐसी सिचुएशन में आइडेंटिकल शिफ्ट मिलेगा। तो अगर मॉलिक्यूल है होमोटॉपिक protons have identical shift, अब एक नया टर्म आ गया हम लोगों के पास, क्या, होमोटॉपिक। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको भी मैं डिफाइन करूंगा आपको, लेकिन पहले पूरी लिस्ट हम लोग तैयार कर लें। होमोटॉपिक प्रोटॉन्स हैव आइडेंटिकल शिफ्ट। नाउ सेकंड, एनेंसियोटॉपिक protons have identical shift, right? Have identical shift. And third type, C, diastereotopic. Stereotopic protons have different shift, तो अब बच्चों हम लोग के सामने नई समस्या आ गई कि कैसे किसी मॉलिक्यूल में एनेंसियोटॉपिक एंड डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स को फाइंड आउट करें। तो अगर हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं तो हमें ये हम लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसकी शिफ्ट कहाँ पे आएगी, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की जो शिफ्ट है
वो क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल आनी चाहिए, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं है, नॉट ऑलवेज ट्रू। और आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया, दो केसेस में तो वो ठीक मिल रहा है, ठीक है, होमोटॉपिक एंड एनेंशियोटॉपिक के केस में तो ठीक मिल रहा है हम लोगों को, लेकिन डायस्टीरियोटॉपिक के केस में ये अलग शिफ्ट पोजीशन देगा। अब जैसे मान लेते हैं कि हम लोग प्रोपेन में ही बात करें, तो प्रोपेन में ये दोनों हाइड्रोजन जो है C1 और C3 वाले, ये केमिकली इक्विवेलेंट हैं। अब अगर ये डायस्टीरियोटॉपिक हैं तब तो इनकी अलग अलग शिफ्ट आएगी, और अगर ये डायस्टीरियोटॉपिक नहीं है, ये एनेंशियोटॉपिक है या ये होमोटॉपिक है, तो इनकी शिफ्ट क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। और अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है तो भी इनकी शिफ्ट जो है आइडेंटिकल आएगी। ठीक है बच्चों, अगर कोई स्टीरियोकेमिकल रिलेशन नहीं आ रहा है इसमें, ना ही ये जो है एनेंशियोटॉपिक है, ना ही ये डायस्टीरियोटॉपिक है, तो भी इनकी शिफ्ट आइडेंटिकल आएगी। ठीक है, तो ये तीन बेसिक रूल्स हैं। अगर ये हम लोग मॉलिक्यूल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कर लेते हैं आसानी से कि कौन से प्रोटॉन्स होमोटॉपिक हैं, कौन से एनेंशियोटॉपिक हैं, कौन से डायस्टीरियोटॉपिक हैं, और कौन से केमिकली इक्विवेलेंट हैं और केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हैं, तो हम लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, शिफ्ट पोजीशन यानी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम को रीड कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि इसमें कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। राइट, वेल, तो अब हम लोग देखेंगे होमोटॉपिक प्रोटॉन्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी मॉलिक्यूल में। तो मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ट मेथड है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, हालांकि सिमेट्री से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिखाऊंगा। तो अगर किसी भी कार्बन पे दो हाइड्रोजन को जो है हमने सब्स्टिट्यूट किया है, किसी अलग अलग टाइप पे दोनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है किसी एक कॉमन ग्रुप से, और आपको जो दो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं वो आइडेंटिकल है, तो इफ two compounds are identical after substitution, then the ग्रुप्स बेसिकली हम लोग ग्रुप्स यानी हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन आर होमोटॉपिक, ठीक है बच्चों। तो अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, सपोज करिए कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इस तरीके का, Br, ठीक है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन है बेसिकली, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन ये है। अब मान लेते हैं कि हमने इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को हम लोग देखना चाह रहे हैं कि किसी एक ग्रुप से एक बार एक हाइड्रोजन को और एक बार दूसरे हाइड्रोजन को चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, डी ले लिया, ये H है और ये भी H है, और एक दूसरा इसको जब चेंज किया हमने D से, तब हमें दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा प्लस, और क्या है बेस्ट तरीका इसका, हम लोग IUPAC नेम लिखें। तो IUPAC नेम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी कार्बन पर ड्यूटेरियम है, उसी कार्बन पे ड्यूटेरियम है, और ब्रोमीन भी उसी कार्बन पे है, तो बोथ हैव सेम IUPAC नेम, सेम
IUPAC नेम, और इन दोनों का IUPAC नेम सेम हो गया, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, आइडेंटिकल, राइट। दीज टू मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, हेंस 1 and 2 are identical, first and second are identical. और अगर ये दोनों आइडेंटिकल हो गए तो इन दोनों की जो केमिकल शिफ्ट होगी, इन सभी प्रोटॉन्स की, चाहे हम इन दोनों को लें चाहे इन दोनों को लें, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, होमोटॉपिक। और ये हाइड्रोजन भी इसके साथ होमोटॉपिक होगा, क्योंकि किसी को भी आप किसी एक ग्रुप से रिप्लेस करेंगे, देयर इज नो चेंज इन द IUPAC में, राइट। तो इस तरीके से ऐसे दो, if two compounds, अगर ये दोनों कंपाउंड, if two compounds are identical, right, after substitution, then the group, यानी हाइड्रोजन ग्रुप्स, दो ग्रुप मिनिमम आप लेकर के सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये दोनों ग्रुप क्या कहे जाएंगे एक दूसरे के, होमोटॉपिक ग्रुप, राइट। दीज टू ग्रुप्स आर होमोटॉपिक। और अगर ये होमोटॉपिक हो गए, होमोटॉपिक प्रोटॉन्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, तो आपने कितने होमोटॉपिक प्रोटॉन्स यहां पर देखे, ये 3 देखे, ठीक है। इन तीनों की केमिकल शिफ्ट पोजीशन एक होगी और इसमें कोई भी स्प्लिटिंग हम लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं होमोटॉपिक प्रोटॉन्स आर, होमोटॉपिक प्रोटॉन्स हैव सेम chemical shift, have same chemical shift, chemical shift। और क्योंकि ये इक्विवेलेंट है इसलिए इनमें कोई स्प्लिटिंग भी हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन अभी मैंने स्प्लिटिंग के बारे में आपको कुछ नहीं बताया है। अभी तो हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि केमिकल शिफ्ट कितनी पोजीशंस मिलेंगी, यानी कितनी पीक्स मिलेंगी, पीक्स का नेचर क्या होगा ये हम लोग बाद में बात करेंगे। ऐसे ही अब अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लूं आप लोगों के सामने, PH CPH H and H। अब अगर आप इन दोनों हाइड्रोजन्स की बात करें तो ये दोनों हाइड्रोजन भी जो है क्या होंगे, एक दूसरे के होमोटॉपिक। रीजन आप यहां पे Cl लगा दो या ड्यूटेरियम लगा दो या OH लगा दो, कुछ भी लगा दो आप, और यहां पे OH लगा दो, कोई भी चेंज नहीं आएगा IUPAC नेम में, कोई स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं बदल रही, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर है ही नहीं ये। तो इस तरीके से ना तो कोई स्टीरियो केमिस्ट्री बदल रही है, ना कोई नेम बदल रहा है। तो यानी जो दोनों मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक यूज करते हैं और इससे देखते हैं C, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने लगा दिया D और H और ये PH प्लस PH C D PH, ठीक है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। और ये दोनों चूंकि आइडेंटिकल हैं इसलिए ये दोनों प्रोटॉन्स क्या कहे जाएंगे, होमोटॉपिक, होमोटॉपिक प्रोटॉन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि कैसे किसी मॉलिक्यूल में हम लोग होमोटॉपिक प्रोटॉन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, जितने भी कार्बन है आप उस पर ये मेथड कर करके देख सकते हैं और इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने जो है होमोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं, और जितने भी होमोटॉपिक प्रोटॉन्स एक कार्बन पर मिलेंगे उनकी केमिकल शिफ्ट पोजीशंस एक ही होंगी। क्लियर? ओके, सी enantiotopic groups. So if after substitution you are getting enantiomers, then the groups are said to be enantiotopic, right?
तो अगर आपके पास कोई दो एनएनसियोमर्स हैं या आपके पास कोई मॉलिक्यूल है और उसमें दो ग्रुप्स को आप चेंज कर रहे हो और चेंज करने के बाद आपको क्या मिल रहे हैं, एनएनसियोमर्स मिल रहे हैं, तो वो दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के क्या कहे जाएंगे, एनएनसियोटॉपिक. सो इफ टू कंपाउंड्स if two compounds are enantiomers, then the groups are enantiotopic. ठीक है. कौन से ग्रुप्स, जिन दोनों ग्रुप्स को चेंज करने के बाद हमें वो एनएनसियोमर्स मिले. अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो पिछले केस में मैंने लिया था Br, एंड एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है. मान लेते हैं हम इन दोनों हाइड्रोजन्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. अब एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से. मैं वही रिप्लेसमेंट मेथड ही आपसे कह रहा हूं देखने के लिए. वैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आप देख सकते हैं, बट एक मेथड पहले आप देख लीजिए. तो अब इस एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया डी से. इसको डी से रिप्लेस किया, इसको एच ही रहने दिया. अब देखिए, जब यहां पर ये CH2 CH3 था, CH2 CH3, तो कोई भी स्टीरियोजेनिक कार्बन यहां पर प्रेजेंट नहीं था. लेकिन जैसे ही हमने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ड्यूटेरियम से, अब हमारा ये जो कार्बन है, ठीक है, और ये अब ये क्या हो गया, CH3, ये हो गया CH3, तो यहाँ पर भी स्टीरियोजेनिक कार्बन डेवलप हो गया, यहाँ पर भी स्टीरियोजेनिक कार्बन डेवलप हो गया, क्योंकि अब इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से पूरी हो रही है. हालांकि अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट वो आप देख सकते हैं Br, और दूसरा रिप्लेसमेंट हमने यहाँ पे किया, ये डी हो गया. ठीक है. अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल नंबर 1 और मॉलिक्यूल नंबर 2, ये दोनों एक दूसरे के एनएनसियोमर हैं. एनएनसियोमर कैसे पता लगाया, आप सबको पता है. आप यहाँ पे मिरर टेस्ट कर सकते हैं. आप यहाँ पर एक मिरर लगा लें, तो इसका जो मिरर इमेज मिलेगा वो ये मिलेगा. ठीक है. और ये मिरर इमेज इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा. क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल. तो 1 and 2 दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल mirror image of each other, so they are enantiomers. And since they are enantiomers, then these two hydrogens are said to be enantiotopic, or remaining two hydrogens also. So these two are enantiotopic. राइट. तो इस तरीके से एनएनसियोटॉपिक हाइड्रोजन्स का भी केमिकल शिफ्ट क्या होगा, सेम होगा. यानी ये दोनों हाइड्रोजन और रिमेनिंग दोनों हाइड्रोजन, यानी चारों हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट पोजीशंस क्या होंगी, सेम होंगी. तो इसका मतलब इन दोनों हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट, these have same chemical shift. तो इस तरीके से हम लोग एनएनसियोटॉपिक ग्रुप्स को भी
आइडेंटिफाई करके क्या कर सकते हैं, उनकी पोजीशंस को यानी केमिकल शिफ्ट पोजीशंस को यानी नंबर ऑफ सिग्नल्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने सिग्नल मिलेंगे। इसी तरीके से दूसरा एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं बेंजिल अल्कोहल, दिस इज बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, ठीक है। अब इसमें भी अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन टेस्ट करें तो सब्स्टिट्यूशन टेस्ट में इन दोनों हाइड्रोजन्स को देखें अगर हम लोग, तो ये दोनों हाइड्रोजन अगर हम रिप्लेस करते हैं किसी भी एक ग्रुप से तो देखें हमें क्या मिलता है। प्लस तो अगर हम लोग इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखें ठीक से तो ये दोनों मॉलिक्यूल, अब जैसे यहाँ पर कोई स्टीरियोजेनिक कार्बन नहीं था इसमें, नो स्टीरियोजेनिक कार्बन, लेकिन अब ये स्टीरियोजेनिक कार्बन हो गया और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स, और जब ये एनेंशियोमर्स हो गए एनेंशियोमर्स तो ये दोनों हाइड्रोजन एनेंशियोटॉपिक हो गए, एनेंशियोटॉपिक, और एनेंशियोटॉपिक हो गए तो इसका मतलब इनकी केमिकल शिफ्ट पोजीशंस क्या होंगी, सेम, दे हैव सेम केमिकल शिफ्ट पोजीशन, आइडेंटिकल केमिकल शिफ्ट पोजीशन। आइडेंटिकल केमिकल शिफ्ट पोजीशन का मतलब हुआ कि ये दोनों हाइड्रोजन की एक पीक मिलेगी, वो डबलेट होगी ट्रिपलेट होगी ये तो हम बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल में कितने डिफरेंट पीक्स मिलेंगी हम लोग। तो ये हो गया एनेंशियोटॉपिक ग्रुप। वेल सी डायस्टीरियोटॉपिक, तो जैसे हम लोगों ने एनेंशियोटॉपिक डिफाइन किया वैसे डायस्टीरियोटॉपिक डिफाइन कर सकते हैं। इफ टू कंपाउंड्स आर डायस्टीरियोमर्स, if two compounds are diastereomers, diastereomers. So if two compounds are diastereomers, then the groups are diastereotopic, and diastereotopic groups have the different shift position, different chemical shifts, right? So first you try to understand how to see this, define the, how to identify the diastereotopic groups. So suppose that I am taking the same example, Br is here and one hydrogen is this and other hydrogen is this. And again I am substituting because the same concept I am using to define homotopic, enantiotopic and this time diastereotopic. So deuterium we use to replace this Br as it is. Suppose that one time we are replacing this plus D. So if you find the stereochemical relation between these two, so these two compounds, first and second, these two are diastereomers. Diastereomers.
It means for the better understanding of this NMR spectroscopy, you have to clear to your concepts of this stereoisomerism. And I have already prepared so many lectures on this stereochemistry, so you can go through that. So these are the diastereomers. There is no mirror relation in these two. If you put anywhere mirror, you will not get the mirror image of first as a second, or first of the second. So there is no mirror relation in these two. So these two are diastereomers. Since these two are diastereomers, so these two hydrogens, these two hydrogens they are said to be diastereotopic. And these two, if they are these two have diastereotopic relation, means have different chemical shift. Have different chemical shift. Chemical shifts, right? Another example we can take. If you take C double bond C, H, Cl, H and H. So suppose that if we replace this H with deuterium, so what we will get? HCl, D and H plus C double bond C, HCl, HD. So if you see here, these two are cis and trans isomers of each other, right? E and Z isomers of each other, means geometrical isomers of each other. And what kind of stereochemical relation? They are diastereomers. Right? So since they are diastereomers, thus what? These two hydrogens are diastereotopic. These two are diastereotopic. And these two are diastereotopic means they have different chemical shift. Have different chemical shift. Have different data, right? I mean different chemical shifts. So in this way you can identify that how many protons and where they can show the peak in the NMR spectrum. So this definitely will help you to identify the number of signal. Nature of signal, splitting of signal, we will discuss later on. But first you have to see that how many signals you will get for the protons, right? So this I have started this how many absorption in the hydrogen spectrum. So I have completed all general empirical rules to identify the different absorption in the hydrogen spectrum. So now we will do some more practice on this so that we can more clear to our concepts, right?